फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बायोलॉजी की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम वायरस का स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट टाइप्स और उसकी हिस्ट्री को भी तफसील से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है वायरस के ऊपर। तो सबसे पहले वायरस जो है ये लातीनी ज़ुबान के वर्ड विरॉन से लिया हुआ है और इसकी माने हैं पॉइजन, मीन्स जहर। तो वायरस जो है ये एक सबसे छोटा जो है एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक इन्फेक्शियस यानी एजेंट है। यानी इससे बीमारियां फैलती हैं या ये बीमारियों का सबब बनता है। और साथ में इसकी जो ग्रोथ है, यानी एक वायरस से कई ज़्यादा वायरस जो हैं वो बनते हैं, उस अमल को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये वायरस जो है वो रेप्लिकेट तभी करता है जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब ये चिपक जाता है या उसके साथ अटैच हो जाता है। तो उसके साथ फिर वो किसी सेल में जो है जाता है और उस सेल को यानी ये यूज़ करता है उस ऑर्गेनिज्म के सेल को, और जिसे होस्ट सेल भी कहा जाता है, और वहाँ पे इसकी रेप्लिकेशन होती है। यानी इसकी मल्टीपल कापीज़ जो हैं एक वायरस से कई ज़्यादा यानी सेम टाइप्स जो हैं वो बनती हैं, तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। साथ में वायरस जो है ये हर तरह की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें ये बेसिकली जो है वो इन्फेक्ट करता है। हुआ उसमें जानवर हों, उसमें प्लांट्स हों, उसमें ह्यूमन बींग्स हों, उसमें बैक्टीरिया हो, उसमें आर्किया हो, बर्ड्स हों, इंसेक्ट्स हों, एम्फीबियंस हों, रेप्टाइल्स हों। तो नहीं, हर किस्म की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो हर किस्म की जो स्पीशीज़ हैं, उन्हें वायरस जो है वो बेसिकली इन्फेक्ट कर सकता है। इसी तरह से वायरस जो है उस बायोलॉजी में ख़ास तौर पे अभी तक जो है वो 6000 वायरस की मुख्तलिफ जो अक़साम हैं यानी जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में पता चल सका है। जबकि लाखों की तादाद है वायरस की, जहाँ तक कि उसकी यानी मुख्तलिफ अक़साम की या उसके स्पीशीज़ की बात है। लेकिन अभी भी साइंस उसके बारे में इतना कुछ नहीं जानती। वायरस हर तरह के इकोसिस्टम में जो है वो पाए जाते हैं, मीन्स के ख्वाह वो एक्सट्रीमली हॉट यानी टेम्परेचर वाले एरियाज़ हों या एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज़ हों। तो ये यानी हर किस्म के एनवायरनमेंट में और हर किस्म के इकोसिस्टम में जो है वो पाया जाता है और ये सर्वाइव यानी करता है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी रोए ज़मीन पे जो भी बायोस्फीयर है, तो उस बायोस्फीयर में यानी जिस ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा तादाद है वो भी वायरस ही है। इसी तरह से बायोलॉजी में वायरस जो है उसकी स्टडी जो है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। और वायरोलॉजी बुनियादी तौर पे जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी एक ब्रांच है, यानी सब स्पेशलिटी है। तो माइक्रो आपको पता ही होगा कि मीन्स स्मॉल। तो यानी जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज बैक्टीरिया है, आर्किया है या वायरस है, तो इनके बारे में जो भी स्टडी होती है वो माइक्रो बायोलॉजी में ही की जाती है। तो इसीलिए वायरोलॉजी जो है वो बुनियादी तौर पे माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच है। अब हम इसको जो है तारीखी पस मंज़र देख लेते हैं वायरस का। तो सबसे पहले जो है वो यानी लुईस पेस्च्योर थे और उन्होंने बेसिकली एक रेबीज़ वायरस के ऊपर काम किया। और उन्होंने देखा कि रेबीज़ जो हैं वो बुनियादी तौर पे एक चीज़ से जो है वो यानी होती है ये बीमारी, क्योंकि पेस्च्योर को वायरस के बारे में पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई चीज़ है और उसको उसने नाम दिया था कॉज़ेटिव एजेंट या पैथोजन। पैथोजन हम जिस तरह से मुख्तसरन या सादा अल्फाज में हम बुनियादी तौर पे जरासीम को कहते हैं। वो जो जरासीम है वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, आर्किया भी हो सकता है। जिस तरह से हम केमिस्ट्री में कॉमन टर्म यूज़ करते हैं केटायन के लिए और एनियन के लिए हम कहते हैं कि आइसोटोप्स। तो इसी तरह से जो पैथोजन है ये भी यानी एक कॉमन टर्म है। यानी एक इन्फेक्शियस यानी या डिजीज़ काजिंग जो एजेंट होते हैं उनको पैथोजन कहा जाता है, जरासीम यानी। तो पेस्च्योर ने बुनियादी तौर पे यानी ये कहा था कि उन्होंने फाइंड आउट किया है किस्म के यानी कॉजेटिव एजेंट, और उन्होंने कहा कि उसकी बुनियाद पे जो है वो रेबीज़ जो है वो फैलती है। और रेबीज़ एक किस्म का वायरस है। अभी तो हम उसके बारे में जानते हैं। ये रेबीज़ जो है वो डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने से होता है आम तौर पे। लेकिन कुत्ते के अलावा रेबीज़ जो वायरस है ये बिल्ली के मुँह में भी होता है और इसी तरह से ये चूहे के मुँह में भी पाया जाता है। और इस तरह के कुछ और जो हैं वो यानी जानदार हैं जिनमें ये पाया जाता है, सच एज़ डोंकी।
तो ये बड़ा खतरनाक जो है वो रेबीज यानी एक किस्म का वायरस है। बिलखुसूस जब कुत्ते के काटने से रेबीज होती हैं तो आपको पता होगा कि इसमें से काफ़ी कैजुअलिटीज़ होती हैं, डेथ्स होती हैं। तो लुइस पेस्च्योर के बाद जो है फ्रेंच एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स चेम्बरलैंड। उन्होंने एक फ़िल्टर जो है वो डेवलप किया था और उस फ़िल्टर को उन्होंने नाम दिया था चेम्बरलैंड फ़िल्टर, या उसे पेस्च्योर चेम्बरलैंड फ़िल्टर भी कहा जाता है। तो उस फ़िल्टर पेपर में छोटे-छोटे सुराख थे, बहुत यानी बारीक से सुराख थे, और वो इतने यानी सुराख थे कि उनमें से सिर्फ बैक्टीरिया जो है वो यानी निकल सकता था, बाकी कोई चीज़ भी नहीं। तो पेस्च्योर ने यानी जब ये फ़िल्टर जो है वो डेवलप किया तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है एक ख़ास किस्म के सॉल्यूशन में से फिर देखा, और फिर वहाँ सॉल्यूशन के थ्रू जब उसे जो है वो उसने फ़िल्टर किया थ्रू पेस्च्योर चेम्बरलैंड फ़िल्टर पेपर, तो उन्होंने देखा कि फिर उससे बैक्टीरिया जो है वो जड़ते हैं, और उन्होंने इस तरह से यानी रिमूव कर दिए थे बैक्टीरिया थ्रू एक ख़ास किस्म के यानी स्पेसिफिक फ़िल्टर पेपर। इसके अलावा फिर 1892 उसमें फिर एक रशियन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री इवानोस्की, और ये वायरस का क्रेडिट अब तो उसको ही दिया जाता है आमतौर पे। उन्होंने फिर इस ये चेम्बरलैंड फ़िल्टर जो है, और जिसको कि पास्च्योर चेम्बरलैंड फ़िल्टर भी कहा जाता है, उन्होंने फिर इसको जो है वो यूज़ किया। तो उन्होंने सबसे पहले तो एक तंबाकू जो है, उसका जो एक पत्ता था, लीफ जो है, उसको उसने देखा, जिस तरह से यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। और ये इसको जो ख़ास किस्म का आप ये एक असर देख रहे हैं, इसे कहा जाता है टोबैको मोसेक वायरस। यानी ये वायरस की वजह से जो लीफ है इसका ये हाल हुआ है। तो दिमित्री इवानोस्का ने इसको यानी ये जो उसने पता लिया, तो सबसे पहले तो उसने जो है इसको यानी क्रश किया, तोड़ा यानी, और फिर इससे जो ये जो यानी इन्फेक्टेड पार्ट्स थे, फिर उन्होंने जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया, और फिर उसने जो है इस यानी प्रोसेस को फिर आगे जो है वो फिल्टर पेपर के ज़रिए जो है सॉल्यूशन के ज़रिए जो है उसको देखा। तो उसने देखा कि गो के बैक्टीरिया जो है वो पास हो गया था, रिमूव हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये निशानात उस पत्ते पे बाकी थे, टोबैको वायरस, मोसेक वायरस के। तो फिर इवानस्की ने जो है इस इन्फेक्शन को जो है वो इन्हें सजेस्ट किया, और उन्होंने कहा कि बेसिकली ये एक जहर है और ये बैक्टीरिया से अलावा कोई चीज़ है। इवानस्की को जो है वो वायरस के बारे में तो पता नहीं था, अलबत्ता उसने जो है जहर जो यानी है उसके बारे में बात की। तो पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि ये एक टॉक्सिन है और ये बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया से हट की कोई चीज़ है। तो ये आइडिया और कॉन्सेप्ट जो है फिर इवानस्की ने जो है वो डेवलप किया, और आगे जाके फिर ये वायरस हुआ, और वायरस की माने भी जो है वो पॉइजन है। तो टॉक्सिन एंड पॉइजन यानी एक ही माने हैं इनकी। उसके बाद फिर 20वीं सदी में जो है हम देखते हैं कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ट्रॉट। उन्होंने फिर दो जो है यानी वायरसेस के ग्रुप्स जो हैं डिस्कवर किए थे, और उन्होंने देखा कि वो जो दो ग्रुप्स हैं वायरस के, उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, और उसने फिर इसको जो है वो नाम दिया बैक्टीरियोफेजिस। यानी एक बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया को जो है वो वायरस ने यानी इन्फेक्ट कर लिया, तो उससे वो बैक्टीरियोफेजिस में कन्वर्ट हो गया, जिसे आमतौर पे फेजिस भी कहा जाता है। और फिर यही बैक्टीरियोफेजिस या फेजिस में बाद में फिर टाइफाइड एंड कॉलरा, ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो यानी बीमारियां हैं, इनके इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर बाद में जब पेंसिलिन जो है वो जब डेवलप हुई, तो फेजिस जो हैं, जो बैक्टीरियोफेजिस हैं, उनका इस्तेमाल जो है फिर खासा जो है वो कम होता गया। फिर उसके बाद जब एंटीबायोटिक्स जो हैं यानी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स जब ये डेवलप हुई, तो फिर उसमें भी हमने ये देखा कि बाद में बैक्टीरियोफेजिस जो है उनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और ये जो थेरेपी है या जो ट्रीटमेंट है, उनमें फिर ये बैक्टीरियोफेजिस का इस्तेमाल दोबारा से यानी एक किस्म का जो है वो अमल में आया, और उसने यानी तेज़ी पकड़ी एंटीबायोटिक्स में। तो बेसिकली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं एनिमल्स में, वो आमतौर पे जो इम्यून सिस्टम है उसको भी डैमेज करते हैं, उसे कंट्रोल भी करते हैं। और इसी तरह से फिर जो वैक्सीनेशन का अमल है उसमें फिर आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो बेसिकली यानी थ्रू वैक्सीन जो है वो इंसान में जो है वो छोड़ी जाती है, और फिर वो आम तौर पे जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, फिर वो उनसे जो यानी वो वायरस होते हैं या जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उन्हें फिर रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे एड्स जो है, जिन्हें एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है, ये एक खास किस्म का वायरस है जिसे हम एचआईवी कहते हैं आमतौर पे, यानी ह्यूमन इम्यून वायरस।
तो ये वायरस बुनियादी तौर पे इंसान के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है डायरेक्टली, और उससे फिर जो इम्यून सिस्टम है इंसान का वो बैठ जाता है। इसी तरह से कुछ और जो हैं वो वायरस जो कि क्रोनिक डिजीज़ का सबब बनते हैं, यानी क्रोनिक डिजीज़ इस तरह से होती हैं जो लाइफ लॉन्ग होती हैं। तो जब यानी एक दफ़ा वो वायरस आपको मिसाल के तौर पे लग गया तो फिर वो हमेशा रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं और वो दी जाती हैं, ताकि वो वायरस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो ना फैले, या जो उसका यानी जो उसकी डेवलपमेंट है वो कम से कम अंडर कंट्रोल रहे। और ये फिर इंसान मिसाल के तौर पे जितना अरसा ज़िंदा होता है, तो उसने फिर ये ख़ास किस्म की ड्रग्स जो हैं या एंटीवायरल ड्रग्स जो है उन्हें लेनी होती हैं, खुसूसन यानी इस तरह की यानी डिजीज़ में जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं या जो क्रोनिक वायरसेस से फैलती हैं। और हेपेटाइटिस भी जो है वो इनमें आ जाती है, खुसूसन हेपेटाइटिस सी जो है, जो कि बड़ी डेंजरस है, और बी भी जो है, तो ये भी क्रोनिक डिजीज़ कहलाती हैं। इसके अलावा फिर लाइफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो वायरसेस जो हैं बेसिकली इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बहस किया जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या क्या हैं। तो आम तौर पे इनके लिए एक कॉमन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि वायरसेस जो हैं बेसिकली ये फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये एक किस्म के यानी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर एट द एज ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के बड़ा करीब हैं। और ये इनको इसलिए कहा जाता है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, कि वायरसेस जब किसी होस्ट सेल में आ जाते हैं, वो होस्ट सेल जो है वो इंसान का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, किसी पौधे का भी हो सकता है। तो जब वहाँ पे ये उसके साथ जब ये अटैच होते हैं, तो फिर वहाँ पे इनकी जो है वो यानी रेप्लिकेशन होती है या ग्रोथ होती है, या उसमें जो इनकी दूसरी कापियाँ जो हैं वायरस की वो बनती हैं। जिस तरह से सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मेयोसिस, तो इसी तरह का अमल है, लेकिन यहाँ पे हम इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, यानी खास किस्म का टर्म है जो सिर्फ वायरस की ग्रोथ या उसकी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज़िंदगी के बड़े करीब हैं, और इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से काफ़ी हद तक मिलती भी हैं, और इसी तरह से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बेसिकली डिफ़र करती हैं। मिसाल के तौर पे यानी वायरसेस जो हैं इन्हें बेसिकली जीन जो है वो सबको होती है, और इसी तरह से कहा जाता है कि ये जो वायरस हैं ये इवॉल्व होते हैं थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। बल्कि कई दफ़ा तो ये भी कहा जाता है कि वायरसेस जो डेवलप हुए, यानी प्रिमिटिव वायरस जो है वो डेवलप हुआ, तो वो बेसिकली प्रोटीन से ही डेवलप हुआ। यानी ये कहा जाता है कि ये प्रोटीन से डेवलप हुए इन अ वे कि जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। इसी तरह से ये अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं या मल्टीपल कॉपीज इनकी बनती हैं जब ये किसी होस्ट सेल में जब जाते हैं, और फिर ये होस्ट सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसे यूज़ करते हैं, और फिर ये अपनी कॉपीज जो है वो बनाते हैं। और इसी तरह से सेल्फ असेंबली जो है वो ये खुद यानी आपस में असेंबल हो जाते हैं। और इसी तरह से ये बेसिकली एसेल्यूलर होते हैं, यानी इनमें कोई सेल नहीं होता या सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसीलिए इनमें यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो नहीं होता, जिसकी बुनियाद पे इन्हें कहा जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। अलबत्ता लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जीन होते हैं, तो इन्हें भी जीन्स होती हैं, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है तो वो भी है। तो इस वजह से इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ भी एट द सेम टाइम हैं। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि वायरसेस आर ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लाइफ, कि यानी ये ज़िंदगी के बिल्कुल करीब हैं, उसके बिल्कुल यानी नोक पे खड़े हैं। तो इसी तरह से वायरसेस जो हैं उन्हें अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और वो होस्ट सेल जो है उसका मेटाबॉलिज्म यूज़ करते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म अपने वो यानी जो रेप्लिकेशन है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर वायरस जो स्ट्रक्चर है, काफ़ी वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वायरसेस के मिलते हैं, उनका शेप, उनकी साइज़ मुख्तलिफ होती हैं। तो ये जो स्टडी है वायरस के शेप की या उसके साइज़ की या जो उनकी डाइवर्सिटी है, उन्हें मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो आम तौर पे जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, और जो मोस्टली जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनकी जो साइज़ है या जो उनका डायमीटर है वो इन 20 से लेके 300 नैनोमीटर तक है। इसी तरह से जो यानी फ्लो वायरसेस हैं, यानी जो साइज़ में जिन्हें जायंट वायरस कहा जाता है या जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस कहा जाता है, उनकी साइज़ फिर ज़्यादा होती है। यानी ये कोई अराउंड यानी 1400 जो है वो नैनोमीटर्स तक के वो होते हैं, और उनका डायमीटर जो है वो
यानी 80 नैनोमीटर्स का होता है, जबकि जो नॉर्मल है उनका डायमीटर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। इसी तरह से वायरस यानी एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल जो है उसे विरियन कहा जाता है, और विरियन जो है बुनियादी तौर पर उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी वो न्यूक्लिक एसिड से बनता है, और न्यूक्लिक एसिड जो है उसको फिर आगे एक प्रोटेक्टिव खास किस्म का कोट होता है प्रोटीन से बना, और उसे कैप्सिड कहा जाता है। और जिस तरह से यहाँ आपको नज़र आएगा कि ये जो है ये कैप्सिड है, ये आप देख रहे हैं, ये यानी एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो प्रोटीन का बना होता है, तो इसे कैप्सिड कहा जाता है। तो ये कैप्सिड जो है बुनियादी तौर पे ये प्रोटीन के सब यूनिट से बनते हैं, जिन्हें कैप्सोमर्स कहा जाता है। तो ये कैप्सोमर से डेवलप होते हैं। और इसी तरह से कुछ वायरसेस जो हैं उनमें लिपिड भी होता है, यानी एक किस्म का ये आप एनवेलप समझ लें। और ये लिपिड जो है वायरस डेवलप करता है सेल मेम्ब्रेन से, जो होस्ट सेल में जब वो उसके साथ जब ये अटैच होता है तो फिर वहाँ से ये अपनी सेल मेम्ब्रेन डेवलप कर लेता है। इसी तरह से जो कैप्सिड होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और साथ में उनमें जो है वो वायरल जीनोम होता है, और वायरल जीनोम जो है आमतौर पे जो यानी वायरस की जो यानी शेपिंग है उसमें उसकी काफ़ी हेल्प करता है, या जिसे हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल जो डिस्टिंक्शन है, यानी वो एक वायरस दूसरे वायरस से मुख्तलिफ होता है, तो बिकॉज ऑफ दी वायरल जीनोम इनमें ये वेरिएशन आता है। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस कोड होता है वो भी प्रोटीन का बना होता है, और ये असिस्ट करता है वायरस जब अपना कैप्सिड डेवलप करते हैं। तो ये मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कैप्सिड, ठीक है। तो ये कैप्सिड कॉम्प्लेक्स वायरसेस में हम देखते हैं ये कोड है, और ये प्रोटीन से बनता है। तो इसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं जब एसोसिएट होते हैं, जो वो मिले होते हैं, जुड़े होते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ, तो उन्हें फिर कहा जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और इसी तरह से जो एसोसिएशन ऑफ वायरल कैप्सिड जो है प्रोटीन्स की, जब ये वायरल न्यूक्लिक एसिड से यानी मिली होती है, तो फिर इनको कहा जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। इसी तरह से वायरस जो हैं उनके 4 यानी मार्फोलॉजिकल टाइप्स हैं या उनके यूनिट्स हैं बुनियादी तौर पे। हेलिकल वायरस, और इसी तरह से आइकोसेड्रल वायरस, और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स वायरस, इसी तरह से जॉइंट वायरस। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यानी एक टाइप है डीएनए वायरस, और यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है आरएनए वायरस। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी पॉक्स वायरस, और इसी तरह से हब्स वायरस, और इसी तरह से फिर एडेनो वायरस। यहाँ पे आपको यानी एक पार्वो वायरस भी नज़र आएगा। तो ये इनकी जो साइज होती है अराउंड 100 यानी नैनोमीटर्स के ये होते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, रोटा वायरस है, और इसी तरह से मम्प्स वायरस है, इसी तरह से रेबीज का, एचआईवी वायरस, पोलियो वायरस है, ये कोरोना वायरस है जो लेटेस्ट भी आपने जिसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे कुछ साइज भी हैं। टोबैको मोसेक वायरस की साइज 20 नैनोमीटर होती है। इसी तरह से फिर एडेनो वायरस उसकी साइज 15 नैनोमीटर्स है। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसकी साइज 15 नैनोमीटर है। इसी तरह से बैक्टीरियोफेज जो है इनकी साइज भी 50 जो है वो नैनोमीटर होती है। अब इनकी जेनेटिक म्यूटेशन है वायरस की, तो वायरसेस जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो यानी जेनेटिक चेंजेस होती हैं, और ये इनके मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। तो ये आप देख रहे हैं स्मॉल म्यूटेशन, और फिर स्मॉल म्यूटेशन के बाद आप देख रहे हैं न्यू यानी स्ट्रेन। तो बुनियादी तौर पे एंटी जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये एक यानी इंडिविजुअल बेसिस पे होती है उनके डीएनए में या आरएनए में, जहाँ पे वो म्यूटेट करते हैं, और यही उनका बुनियाद होता है। और आम तौर पे जो म्यूटेशंस होती है इन्हें यानी कहा जाता है कि साइलेंट, क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं होती प्रोटीन्स में, या उनके जो जेनेटिक कोडिंग होती है उनमें यानी इस तरह की कोई खास चेंजिंग नहीं आती, इसीलिए जो है उन्हें यानी साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। इसके अलावा ये जो हैं बुनियादी तौर पे यानी एवोल्यूशनरी एडवांटेज से ये कन्फर करते हैं, और इसी तरह से फिर इनमें जो है वो रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी भी डेवलप होती है, जिन्हें एंटीवायरल ड्रग्स को रेजिस्ट करते हैं ये। इसी तरह से फिर इनमें एंटीजेनिक शिफ्ट होती है, और ये एक किस्म की यानी मेजर शिफ्ट होती है जो इनके जीनोम में होती है वायरस के, और ये बुनियादी तौर पे फिर सबब बन सकती है, या इसका नतीजा जो है वो हो सकता है रिकॉम्बिनेशन की सूरत में या रीअजॉर्टमेंट की सूरत में। और ये जब होता है तो फिर उसके बाद जिस तरह से मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस है, फिर वो एक यानी पेंडेमिक सिचुएशन में डेवलप होता है, यानी वो एक किस्म का यानी उसका असर शुरू होता है, और फिर वो एक
यानी दर्दनाक होता है, जिस तरह भी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। तो पेंडेमिक सिचुएशन उसकी जो है वो तब तब्दील होती है जब उसमें रिकॉम्बिनेशन या रीअसॉर्टमेंट होगी, या उसमें एंटीजेनिक शिफ्ट जब होती है। इसके बाद फिर ये रेप्लिकेशन साइकिल है वायरस की। तो ये इसमें हम देखेंगे, हमें पता है कि वायरस जो है उनमें सेल डिवीजन नहीं होती, हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और इसीलिए इन्हें असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इनमें क्योंकि अपनी जो है वो सेल यानी सेल डिवीजन नहीं होती, तो लिहाजा ये जो है वो होस्ट सेल जिसके साथ ये चिपकते हैं, तो फिर उसकी मशीनरी और उसका मेटाबॉलिज्म यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद से ये अपनी मल्टीपल कापीज़ जो है वो बनाते हैं। तो इसी तरह से फिर ये होस्ट सेल जो है इन अ वे यानी उसे फोर्स करते हैं ताकि वो रेपिडली जो है वो थाउजेंड्स ऑफ जो ये इसकी मल्टीपल कॉपीज हैं वो यानी डेवलप करें, और वो फिर एक किस्म के जो है वो ओरिजिनल वायरस यानी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक किस्म का आपको सेल नज़र आ रहा है कि आप इसको से कि ये एक होस्ट सेल है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं वायरस विरियान जो है ये इस अटैचमेंट हो रही है। तो ये एक किस्म की साइकिल है, इसको हम देख लेते हैं कि ये 6 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसके साइकिल में। सबसे पहले होती है अटैचमेंट। तो जब ये अटैच होगा तो उसके बाद फिर ये पेनिट्रेट करेगा, यानी अंदर ये घुसता है, कोशिश करता है कि होस्ट सेल के अंदर जो है वो चला जाए। तो जिससे पेनिट्रेशन हो जाएगी उसके बाद फिर इसमें अनकोटिंग होती है। तो जब ये अनकोटिंग हो जाएगी तो अनकोटिंग होने के बाद फिर वो मेटाबॉलिज्म और जो मशीनरी है इस होस्ट सेल की वो यूज़ करेगा, और उसके सूरत में इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जब ये मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी उसके बाद फिर इनकी असेंबलिंग होगी। इस तरह से यहाँ पे आपको देख ये नज़र आ रहा है। तो ये जब असेंबलिंग हो जाएगी उसके बाद फिर आखिर में इसकी रिलीजिंग होती है, यानी ये फिर दूसरे होस्ट सेल की तरफ जाते हैं, और इसी तरह से ये एक यानी चेन बन जाती है इनकी। तो ये जो ख़ास किस्म की जो यानी इनकी साइकिल है, इसे एक किस्म की लिटिक रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। और इसमें जो यानी वायरस है वो इन्फेक्शियस वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बॉडी में तेज़ी से फैलता है, या जो और जो यानी सेल होते हैं उनकी तरफ फैलता है। तो वो यानी बॉडी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसान की भी हो सकती है, इसी तरह से जानवर की भी या प्लांट्स की भी। तो ये एक यानी रेप्लिकेशन साइकिल है वायरस की, कि जिसमें 6 बेसिक स्टेप्स हैं: अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, फिर अनकोटिंग, देन रेप्लिकेशन, असेंबलिंग एंड रिलीजिंग। इसके बाद फिर वायरस जो है उसका रोल है ह्यूमन डिजीज में। तो आमतौर पे यानी दो तरह की डिजीज हैं, उनको यानी कैटेगराइज किया हुआ है दो टाइप्स में। कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनके बारे में अब तो हमें यानी प्रॉपरली ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और वो इतनी ज़्यादा जो है वो डेंजरस नहीं है, तो जिस तरह से पहले वो थी किसी ज़माने में। कॉमन कोल्ड या जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वगैरह है, या चिकन पॉक्स है, या कोल्ड सोर्स हैं, तो ये इस तरह की यानी डिजीज़ हैं कि वो जानलेवा नहीं है या इतनी डेंजरस नहीं है, या इनके बारे में ये है कि अब ट्रीटमेंट अवेलेबल है ईजिली। अलबत्ता जो रेबीज़ हैं उनकी भी वैक्सीनेशन है, लेकिन उसकी भी एक ख़ास यानी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है। उसके बाद फिर आप अगर वो मिसाल के तौर पे वैक्सीनेशन देंगे भी तो उसका फ़ायदा या उसका असर कोई नहीं होगा। इसी तरह से एड्स, एचआईवी जो है ये भी यानी बड़ा एक डेंजरस वायरस है, या एक किस्म की जो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये क्रोनिक डिजीज़ हैं, और ये बड़ी जो है वो यानी डैमेज करते हैं। तो ये वायरसेस होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जिन्हें डीएनए वायरसेस कहा जाता है, और इसी तरह से फिर कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिन्हें आरएनए वायरसेस कहा जाता है। तो डीएनए वायरसेस की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं? रेस्पिरेटरी डिजीज उनसे होती हैं, स्मॉल पॉक्स, इसी तरह से चिकन पॉक्स, और इसी तरह से फिर मोनोन्यूक्लियस, और इसी तरह से फिर कोल्ड सोर्स। और इसी तरह से जो जो फिर आरएनए वायरसेस हैं जो कि बड़े डेंजरस हैं, तो आमतौर पे इसमें एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसी तरह से फिर इन्फ्लुएंजा यानी कॉमन फ्लू जिसको कहते हैं, कॉमन कोल्ड है, पोलियो है, और इसी तरह से मीजल्स हैं, और इसी तरह से रेबीज हैं। तो पोलियो के बारे में आपको पता होगा कि अगर वो हो जाता है तो फिर माजूरी जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो बिलखुसूस यानी जो आरएनए जो वायरसेस के यानी टाइप है ये बड़ी डेंजरस है एज कम्पेयर टू डीएनए। इसी तरह से पॉपुलेशंस में यानी ये आप देख रहे हैं कि विथ हाई रेशो, हाई प्रोपोर्शन ऑफ कैरियर्स जो हैं, यानी जो बेसिकली वायरसेस को कैरी करते हैं और जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं,
तो जो यानी ये हाई प्रोपोर्शन ऑफ कैरियर्स जो है ऑफ डिजीज, उनको फिर यानी एक खास किस्म का टर्म दिया गया है जिन्हें कहा जाता है कि एंडेमिक। यानी एंडेमिक आमतौर पे उस पॉपुलेशन को कहा जाता है कि जो बुनियादी तौर पे यानी कैरियर्स होते हैं पर्टिकुलर डिजीजेस के। तो ये था हमारा आज का सेशन वायरस के ऊपर। आई होप कि आपको वायरस के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो मिली होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा काम भी आएगी, और साथ में आपको वायरस जो है उसको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो सी यू टिल द नेक्स्ट सेशन। इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।